हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 82। अब आगे तो आकाश ने अपने कान जल्दी ही वह रश्मि के होठों के पास लेकर जाने लगा। और अब तो आकाश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, वह पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि रश्मि उस वक्त नींद में थी और उसने नींद में आकाश का हाथ पकड़ लिया। तब रश्मि के ऐसा करने पर एक पल को तो उसका दिल किया कि अभी इस वक्त साइड में रखा हुआ जग उठाए और उसके ऊपर डाल दे, लेकिन उस वक्त रश्मि को सोते हुए देखकर उसका दिल ही नहीं किया कि वह उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करे, तो बस चुपचाप उसे देखता रहा। और डॉक्टर रश्मि आराम से आकाश का हाथ पकड़े सोती रही थी। आकाश कुछ पल के लिए रश्मि को इस तरह से सुकून से सोता हुआ देखकर खुश हो गया था। वो उस वक्त बड़ी ही प्यारी लग रही थी। उसके होंठ एकदम फूलों के समान सॉफ्ट और खिले खिले से दिखाई दे रहे थे। आकाश की नजरें बार बार रश्मि के होठों पर ही जाकर ठहर रही थी और उसका गला बार बार सूख रहा था। वही रश्मि जो कि नींद में ही कसमसाने सा लगी थी, उसने आकाश के हाथ को पकड़े पकड़े जैसे ही करवट बदली, आकाश तुरंत रश्मि के ऊपर आ गया और एक्सीडेंटली आकाश के होंठ रश्मि के होठों पर जा टिके थे। अब तो रश्मि पूरी हद तक हैरान हो चुकी थी, उसकी नींद तो तुरंत ही भाग गई थी और वह हैरानी से आंखें बड़ी करके आकाश की ओर देख रही थी। वही आकाश जिसके होंठ इस वक्त रश्मि के होठों से जुड़ चुके थे। वह बस केवल यही सोचता रह गया था कि वह पीछे कैसे हटे। रश्मि कुछ बोलना चाहती थी, इस बोलने के चक्कर में वह अपने होठों की मूवमेंट करने लगी थी। वही आकाश रश्मि के इस तरह से करने पर पूरी तरह से हैरान हो गया। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि रश्मि से किस कर रही हो। वही रश्मि भी आकाश को अपने ऊपर से हटने के लिए कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त आकाश की आंखें रश्मि के सॉफ्ट होठों को टच करने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। हालांकि उसने पहले भी रश्मि को किस किया था, लेकिन उसे वक्त को गुस्से में था, लेकिन अभी जो एक्सीडेंटल किस रश्मि के साथ हुआ था इसलिए वह सॉफ्टली रश्मि को किस करने लगा था। वही रश्मि अब पूरी तरह से शॉक में थी, केवल अपनी आंखें बड़ी कर करके आकाश की ओर ही देखे जा रही थी। कुछ देर तक आकाश इसी तरह से रश्मि को किस करते रहा और अचानक उसने अपनी आंखें खोली थी। उसे इस बात का एहसास हो गया कि वह भावनाओं में बहकर उसने रश्मि को किस किया। वह फटाफट से उसके ऊपर उठा था और उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नींद में भी मुझे सिड्यूस करने की। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, रश्मि पूरी तरह से चौंक गई थी। वह तो खुद बेचारी नींद में सो रही थी, उसे तो पता ही नहीं कि अचानक से सब क्या हुआ। ऊपर से आकाश ने सारा ब्लेम रश्मि के ऊपर ही रख दिया था और खुद वहां से चला गया था। अब तो रश्मि ने गुस्से से तकिया उठाया था और जिस दिशा में आकाश गया था उसे उस साइड फेंकते हुए बोली थी, यू बास्टर्ड, एक तो मुझे यहाँ पर आकर एक्सीडेंटली किस किया और ऊपर से मुझे ही सुना कर चला गया। डॉक्टर रश्मि के गुस्से के मारे नाक के नथुने फूल गए थे और मुंह फुलाकर बैठ गई थी और सोचने लगी थी कि ये मेरे कमरे में क्या करने के लिए आया था। वही आकाश जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला और वहां से जल्दी से जाने लगा, तभी उसके कदम अपने आप ही रुक गए और वह सोचने लगा कि वह इस तरह से क्यों भाग रहा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मैं उस लड़की को क्या कहने गया था और मैं क्या कर बैठा। और शिट, एक बार फिर आकाश ने अपने कदम रश्मि के कमरे की ओर बढ़ा दिए थे और जैसे वह कमरे में उसने देखा कि रश्मि अभी गुस्से से मुंह फुले बैठे हुए थी और रश्मि ने अब एक बार फिर जैसे ही आकाश को देखा वह गुस्से से उठ खड़ी हुई थी और बोली थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हाँ, अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक बार फिर तुम्हारा सो कॉल फायदा उठा लूं। रश्मि ने चीरते हुए गुस्से से बोला था। आकाश ने तुरंत रश्मि का हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगाया था और उसकी ओर देखकर बोला था, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ तुम्हें सीधे सीधे ये बताने के लिए आया था, कल जो तुमने अरमान का ट्रीटमेंट किया था उसके बारे में अगर तुमने आस्था या दादाजी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इसीलिए ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर आकाश ने एक झटके से रश्मि का हाथ छोड़ दिया था और नफरत भरी नजरों से उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। अब तो रश्मि का पूरी तरह से शॉक में थी, उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि अभी उसके साथ हुआ क्या था। रश्मि गुस्से से अपने बाल नोचने लगी और जोरों से चीखी, आखिरकार ये समझता क्या है अपने आप को। ये सोचते हुए पैर पटकते हुए वॉशरूम में घुस गए थी। वहीं दूसरी ओर आस्था उस वक्त उस कमरे में अकेली थी जिस कमरे में दादाजी ने उसे ठहराया था। वहां जाकर उसने जोरों से रोना शुरू कर दिया था। वो सोच रही थी, अगर उसकी नानी माँ को ये पता चलेगा कि किसी आदमी ने हमारे होठों को छुआ है, वह तो हमारा मार मार कर बुरा ही हाल कर देगी।
अब हम क्या करें? कहीं ना कहीं आस्था को उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और वैसे भी आस्था ने कभी भी अरमान को दिल से नहीं अपनाया था, नहीं उसे अपना पति माना था। तो इसीलिए वह अरमान को अपना मालिक ही समझती थी, जिसने उसे यहाँ जबरदस्ती नौकर बनाकर रखा हुआ था। कितनी देर तक रोने के बाद आस्था ने अपने आप को आईने में देखा और फिर अपने होठों की तरफ देखा, जो काफी ज्यादा सूज गए थे और कुछ खून निकलकर उसके होठों के पास ही चीन के पास आकर सूख गए हैं। आस्था ने अपने हाथों से अपने आप को क्लीन करना शुरू किया था। अपने होठों के बड़े ही ध्यान से वह सफाई कर रही थी। फिर हल्का सा लिप ग्लोस लगाकर उसने अपने होठों को कवर किया और थोड़ा सा मेकअप अप्लाई किया था। हालांकि वह मेकअप से अपने घाव को कवर करना चाहती थी, क्योंकि उसे उस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोगों का सामना कैसे करेगी। अगर किसी ने उसके सुजे हुए होठों के बारे में पूछ लिया तो वह क्या जवाब देगी। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे उसने खुद को कवर किया था और फिर अच्छे से रोने के बाद वह कमरे से बाहर आ गई थी और डॉक्टर रश्मि की तरफ जाने लगी थी। वह दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि से झड़प होने के बाद आकाश भी सीधा जिम रूम में जाने लगा था। लेकिन जैसे ही वह जिम रूम में गया, उसने अपने सामने का नजारा देखा तो वह पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि अरमान गुस्से से पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाए जा रहा था और अरमान का कितना ही सारा खून उस वक्त निकल चुका था। आकाश ने जल्दी से जाकर उस पंचिंग बैग को पकड़ लिया था और अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया था। गुस्से से बौखला कर बोला, यह क्या कर रहे हो अरमान? तुम क्या पागल हो गए हो? देखो कितना खून बह गया है तुम्हारे सारे स्टिचेस टाके से एक बार फिर टूट गए हैं। ऐसा कहकर आकाश अरमान को डांटने लगा, लेकिन अरमान उस वक्त आकाश से मुंह फेरते हुए बोला, आकाश अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। आकाश तो खुद अपना गुस्सा वहां पंचिंग बैग पर उतारने के लिए आया था, लेकिन अब अरमान को उस हालत में देखने के बाद वह अपना गुस्सा भूल चुका था और नाराज होकर अरमान से बोला, ये हो क्या गया है तुम्हें? चलो मेरे साथ। आकाश अरमान का हाथ पकड़कर अरमान को जबरदस्ती वहां से बाहर ले आया था। ठीक उसी वक्त आस्था भी अपने कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर रश्मि के कमरे की ओर जा रही थी। आकाश अरमान को लेकर जा रहा था। ठीक उसी वक्त आस्था भी रूम से निकली और उसकी नजर जैसे ही अरमान पर पड़ी फिर आकाश पर गई तो वह पूरी तरह से चौंक गई थी और जैसे ही उसने अरमान के हाथों से बहते हुए खून को देखा तो वह घबरा गई और थोड़ा सा आगे बढ़कर डरकर जल्दी से बोली, ये क्या हुआ इनको? ऐसा कहकर वह अरमान आकाश की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे थी। वही अरमान गुस्से से आस्था की ओर ही देख रहा था और मन में बोला, खुद ही जख्म देती है और खुद ही पूछ रही है कि मुझे क्या हुआ है। क्योंकि अरमान को इस बात का गुस्सा था कि वह इस तरह से आखिर आस्था को कैसे छू सकता था, उसने उसे किस क्यों किया। लेकिन फिलहाल आस्था के उस वक्त सवाल पूछने पर आस्था की आवाज थोड़ी सी तेज हो गई थी, जो दादाजी ने भी सुन ली थी। साथ ही साथ आहान, जो कि वह भी इस ओर ही आ रहा था, वो भी अरमान की ये हालत देख चुका था। ध्रुव किसी जरूरी काम से उस वक्त अपने बंगले में गया हुआ था और सभी के सभी अब चिंता करने लगे थे। तब जल्दी से आकाश ने आहान से कहा, तुम जाओ डॉक्टर रश्मि को बुलाकर लेकर आओ, मैं अरमान को लेकर हाल में ही आ रहा हूँ। आकाश जल्दी से अरमान को हॉल की ओर लेकर जाने लगा था। वही आस्था और दादाजी भी उसके पीछे पीछे हॉल में जाने लगे थे। आस्था को समझ में नहीं आया कि अभी तो थोड़ी देर पहले इस इंसान ने उसके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती की थी, फिर अचानक से इसको क्या हो गया? इतना खून इसके हाथ से क्यों बह रहा है? लेकिन फिलहाल उन सब के साथ उनके पीछे पीछे जाना चाहती थी, क्योंकि उसने दादाजी को प्रॉमिस किया था कि अरमान का पूरी तरह से ख्याल रखेगी। लेकिन अरमान का जो खून निकलते हुए देखकर वह सोचने लगी, पता नहीं दादाजी अब उसके बारे में क्या सोचेंगे, और वह तो यही बोलेंगे ना कि उन्होंने आस्था को एक जिम्मेदारी दी थी, वह जिम्मेदारी आस्था सही से निभा नहीं पाई। और साथ ही साथ आस्था सोचने लगी, अगर इसी तरह से इनका जख्म नहीं भरा तो हम अपने घर वापस कैसे जा पाएंगे? हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करके इनका ये जख्म भरना होगा। तब आस्था जल्दी से नीचे हॉल में आकर किचन में घुस गई थी। वह दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि, जो कि उस वक्त
आकाश से ज्यादा गुस्से में थी, तो इसीलिए वो तैयार होकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी केस आया था, जिसकी वजह से उसे वहां जाना पड़ा था, क्योंकि कोई और बड़ा डॉक्टर उस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं था। अब जैसे ही आहान ने डॉक्टर रश्मि को उसके कमरे में नहीं पाया, तो वापस से उसने हाल में आकर आकाश और अरमान को बता दिया था कि डॉक्टर रश्मि इस वक्त वहां मौजूद नहीं है, वह हॉस्पिटल गई है, क्योंकि उसने डॉक्टर रश्मि को कमरे में ना पाकर तुरंत उसे फोन किया था। फोन पर रश्मि ने उसे बता दिया था कि वह हॉस्पिटल आई है इमरजेंसी केस को देखने के लिए। अब आकाश गुस्से से भर गया था और सोचने लगा कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई बिना हमें बताएं हॉस्पिटल जाने की। लेकिन फिलहाल अरमान का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अरमान का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ध्रुव उस वक्त भी वहां मौजूद नहीं था, वरना ड्रेसिंग वगैरह तो ध्रुव भी कर सकता था। दादाजी भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और लगातार बोलने लगे कि फटाफट से कुछ करो ना आकाश, बेटा कितना खून बह गया है, इसका एक काम करो, इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सभी ने ये डिसाइड किया कि अरमान को अब सीधा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, लेकिन अरमान को गोली लगी थी। इस तरह से अगर अस्पताल चले जाते हैं तो इससे उनका उसको गोली लगने का राज खुल सकता था, जो वह सब किसी भी कीमत पर दादाजी के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसीलिए अरमान ने साफ मना करते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, और उसने आकाश को इशारा किया कि वह फार्म हाउस में फोन करके, जो उनके फार्म हाउस के डॉक्टर है, वहां की टीम को यहाँ बुला ले। आकाश उसका इशारा पाकर फोन करने लगा था, लेकिन तभी अचानक आस्था की आवाज आई थी और वो बोली, नहीं, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने उनके जख्म का मरहम बना दिया है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, सभी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे थे। आस्था ने किचन में जाकर जल्दी जल्दी में जड़ी बूटी का एक बढ़िया सा पैक बनाया था, जिससे फटाफट अरमान का खून रुक सकता था, साथ ही साथ उसे आराम भी मिल सकता था। तब दादाजी आस्था के हाथ में एक पैक को देखकर बोले, लेकिन बेटा ये आप क्या बना कर लाए हो? तब आस्था दादाजी की ओर देखते हुए बोली, दादाजी, हमारी नानी माँ ने बहुत पहले हमें ये नुस्खा सिखाया था कि अगर किसी को ज्यादा गहरी चोट लग जाए और अगर उसका खून न रुके तो हमें इस तरह से हल्दी और कुछ और जरूरी चीजों को मिलाकर एक विशेष तरह की घास की पत्ती का इस्तेमाल करते हुए हमें ये पैक बनाना सिखाया है। और वैसे भी विशेष तरह की घास आपके गार्डन में ही मौजूद है, हम वहीं से वह ले आए और उसका हमने ये मरहम बना दिया। अरमान आस्था को देखते हुए बोला, अपने फालतू के टोटके बंद करो, क्या तुम मेरा हाथ खराब करना चाहती हो? हाँ, ऐसा कहकर अरमान गुस्से से उसे घूरने लगा था, लेकिन तुरंत दादाजी वहां आए थे और अरमान से झल्लाते हुए बोले, चुप कर नालायक, एक तो बच्ची इतनी मेहनत करके तेरा खून रोकने के लिए मरहम बना कर लाई है और उल्टा तू उसे ही सुना रहा है। आस्था बेटी, तुम यहाँ और आकर अरमान को मरहम लगाओ, मैं भी देखता हूँ कि यह कैसे मना करता है। ऐसा कहकर दादाजी अरमान के ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।